टेलीस्कोप। देखो सही बच्चे, टेलीस्कोप। बड़े सोच सोच के सब आ रहे हैं आज, क्या बात है। चलो टेलीस्कोप समझेंगे आज। तो टेलीस्कोप में कैसा इंस्ट्रूमेंट होता है? टेलीस्कोप दूर की चीज को देखने के लिए हम लोग यूज करते हैं। नहीं लिख लिया सही बच्चे, टेलीस्कोप। और दूर की चीज जब देखते हैं तो दूर की चीज तो बड़ी ही होती है। सन थोड़ी छोटा है, सन तो बहुत बड़ा है। मून थोड़ी छोटी ऑब्जेक्ट है, उसका मैग्नीफाइंग नहीं पावर होता है। टेलीस्कोप क्या करता है, चीजों को पास ला देता है, उसके इमेज को क्या कर देगा, पास ला देगा। ठीक है ना। कोई छोटी चीज है तो उसको मैग्नीफाई करके देखो, जैसे माइक्रोब्स हो गया, छोटे मोटे कीड़े मकोड़े हो गए, उसको क्योंकि उसकी साइज ही छोटी है भाई, तो उसको बड़ा साइज करो। अपनी आंखों पर उसकी विजुअल एंगल क्या कर दो, बढ़ा दो। तो विजुअल एंगल जैसे ही बड़ी होती है तो वो चीजें क्या दिखने लगती है, बताओ, बड़ी दिखने लगती है। ठीक है ना। बट जो चीजें बड़ी है वो तो छोटी इसलिए दिख रही है क्योंकि वो दूर है। क्योंकि हमने पहले ही पढ़ा था कि दूर वाली चीजें हमें क्या दिख रही है, छोटी दिख रही है, क्योंकि हमारी आंखों पर विजुअल एंगल उसका क्या बनता है, छोटा। तो टेलीस्कोप मैग्नीफाई नहीं करता, टेलीस्कोप क्या करता है, चीजों को पास लाके बनाता है। ठीक है। तो इन्फिनिटी की चीज को हम कहां देखना चाहते हैं सबसे अच्छे से, ठीक ठाक हमारी आंखें देखती है, कहां पे देखती है, इन्फिनिटी पर पची हुई चीजों को हम कहां पर आराम से देख लेते हैं, 25 सेंटीमीटर। 25 सेंटीमीटर पर अगर इमेज बन जाए, फाइनल इमेज अगर 25 सेंटीमीटर मिल जाए तो हमारी चीजें क्या होगी, दिखेगी वो। या हमारे आंखों के लिए जो इन्फिनिटी है वहां बन जाए। इन्फिनिटी मतलब क्या, जिसको हम अपने आंखों से रिलैक्स तरीके से देख सकते हैं। जैसे तुम मूवी देखते हो ना, तो मूवी को रिलैक्स आंख से देखते हो, उसमें कोई स्ट्रेस नहीं आता। जैसे ये पैनल दिख रहा है, ये रिलैक्स है क्योंकि तुम्हारे आंख के सामने ही पड़ा हुआ है, पर 25 सेंटीमीटर दूरी पर नहीं पड़ा हुआ है। ये आपके रिलैक्स विजन है, आप इसको घंटों देख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। बट 25 सेंटीमीटर पर चिड़ी हुई थोड़ा स्ट्रेनफुल होता है। अब 25 सेंटीमीटर के अंदर करोगे तो बहुत ज्यादा स्ट्रेस होगा, आप थोड़ी देर भी नहीं देख पाओगे, आंख दुखने लगेगी आप। तो जो फाइनल इमेज है, मान लो कि कोई चीज है बहुत दूर पड़ी हुई है, तो छोटी छोटी टिमटिम जैसा दिख रहा है। ठीक है। अब उसकी क्या चीज देखना, उसको पास ला लो। तो पहले पास जो उसका इमेज बनेगा वो पास में बन जाए। तो इमेज कहां कहां बन सकता है, या तो इमेज 25 सेंटीमीटर पर बना दे, या इमेज हम अपने आंख के इंफिनिटी वाले डिस्टेंस पे बना दे। ठीक है। यहां पे हमारी आंखें आराम से चीजों को देख लेती। चलो अब क्या होगा, ये एक रे डायग्राम है। इसमें रे डायग्राम में देखोगे हमारी ऑब्जेक्टिव लेंस, जहां पे ऑब्जेक्ट है उसका ऑब्जेक्टिव लेंस का ये जो अपर्चर है वो बड़ा दिख रहा है। अपर्चर मतलब ये ओपनिंग जो है ना बड़ी दिख रही है। कंपाउंड माइक्रोस्कोप में क्या होता है, ये डायग्राम तुम्हें बनाने आना चाहिए। और ये आई पास जो छोटी सी लेंस है वो ये आई पीस है, नहीं है। कंपाउंड लेंस में क्या था, वो छोटा था सामने वाला, और पीछे वाला क्या था, बड़ा था। उसमें छोटी चीज को बड़ी चीज देखने में, पास में पड़ी हुई चीजों के साथ देखना, तो पास से जो लाइट आती थी वो छोटे अपर्चर से भी अच्छी खासी लाइट घुस जाती थी आंखों के अंदर। बट ये जो बहुत दूर पड़ी हुई है चीजें, तो दूर पड़ी हुई चीजें तो उससे लाइट लार्ज क्वांटिटी में आए। ठीक है। लाइट लार्ज क्वांटिटी में आए तो इसीलिए इसके अपर्चर को क्या बना दिया गया। मान लो कि इतने जगह से लाइट इंटर करके यहां पहुंचती है, तो लाइट की इंटेंसिटी इधर क्या होगा, ज्यादा होगी कम होगी, ज्यादा होगी। बॉस कहां दिमाग है भाई, इस अपर्चर से इतनी बड़ी विंडो है, इतनी विंडो से लाइट अंदर आ रही है तो क्या होगा, ज्यादा लाइट आएगी। इतनी बड़ी विंडो है, बहुत कम आएगी। घर में भी जो विंडो लगाते हो तो छोटी विंडो लगाओगे तो क्या होगा, लाइट ही नहीं आएगी। लगाओ ना भाई 5 फुट वाली विंडो, तब ना लाइट आएगी। तो कहा कि अपर्चर ज्यादा बड़ा बना ले भाई, तो इससे क्या होगी, ढेर सारी लाइट क्या होगी, दूर से चीजें की इमेज बनाना है भाई, तो दूर से आज जो लाइट आ रही है तो क्योंकि ऑब्जेक्ट दिखती कैसे है भाई, जब चीजें लाइट ऑब्जेक्ट से आती है। लाइट इस मिरर पर थोड़ी पड़ती है, ऑब्जेक्ट से लाइट रिफ्लेक्ट होकर के इस मिरर पर आती है। तुम सब दिख क्यों रहे हो मुझे, क्योंकि तुमसे लाइट रिफ्लेक्ट वहां से इस पर सीधे नहीं आ रहा है,
तुम पर पड़ रही है, तुमसे रिफ्लेक्ट होकर मेरी आंखों पे आ रही है, चीजें दिख रही। तो यहां पर क्या हो रही है, ऑब्जेक्ट पे किसी सेलेस्टियल बॉडी से लाइट पड़ रही होगी, सन की लाइट या किसी मून की लाइट, चाहे किसी चीज की लाइट पड़ रही होगी, वो लाइट रिफ्लेक्ट होकर के हमारी आंखों तक आएगी। तो अपर्चर इतना बड़ा रखोगे तो कितनी लाइट अंदर आएगी यार? तो कहा कि बड़ा अपर्चर रखो, 16-16 मीटर का लंबा लंबा अपर्चर रखा जाता है, टिका दिया जाता है अर्थ के एज से ऐसे करके, ठीक है। टेलीस्कोप लेकर के ऐसे से घूमता है आदमी, वो तो बाइनोकल होता है, टेलीस्कोप थोड़ी होता है। टेलीस्कोप क्या होती है, किसी जगह पे फिट हो जाती है, किसी जगह पे रख दी जाती है, ठीक है, और वहां जाकर के चीजों को देखी जाती है। तो ये जो टेलीस्कोप जो होती है, वो जो ऑब्जेक्टिव लेंस होता है वो बड़ा होता है, बहुत बड़ा होता है, ठीक है। चलो, आईपीस क्या होता है, छोटा होता है, आंख के सामने होता है, और ये भी कोएक्सियल ट्यूब है, आगे पीछे हो सकती है। बताओ ये ऑब्जेक्ट कहां पर रखा हुआ है, बताओ, इन्फिनिटी पे रखा हुआ है। तो इन्फिनिटी से चलने वाली लाइट कहां पे मिलेगी भाई, फोकस पे मिलेगी। ये किसका फोकस होगा भाई, इस लेंस की बात हो रही थी, किसका फोकस होगा, ऑब्जेक्टिव लेंस का। एकदम बुद्धू है तुम लोग, ये आईपीस का है फोकस, ऑब्जेक्टिव लेंस का ये फोकस है भाई। इमेज किसके थ्रू बन रहा है, ऑब्जेक्टिव लेंस के। तो ऑब्जेक्टिव लेंस के थ्रू जो फोकस है, तो ये फोकस क्या हो गया, ऑब्जेक्टिव लेंस के थ्रू जो यहां पे बना, तो ये ऑब्जेक्टिव लेंस का क्या है बताओ, इमेज है। ऑब्जेक्टिव लेंस का ये क्या है, इमेज है, ठीक है। अब क्या होगा, इस ये जो इमेज है वो इस लेंस के लिए क्या बन जाएगा, ऑब्जेक्ट बन जाएगा। अब इस इमेज को तुम कहां देखना चाहते हो, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ विजन पे देखना चाहोगे या कहां पे देखना चाहोगे बताओ, इन्फिनिटी पे देखना चाहोगे। तो क्या होगा भाई, कोई आदमी बताओ कि जब इस इमेज को जो सेकंड लेंस के लिए ऑब्जेक्ट जैसा बिहेव करता है, इसका फाइनल इमेज अगर तुम चाह रहे हो इन्फिनिटी पर बने, हमारी आंख वाली इन्फिनिटी पे, ठीक है, तो बताओ इसका, इस ऑब्जेक्ट का, ये जो ऑब्जेक्ट जैसा ट्रीट हो रहा है, इसका ये वाला जो लेंथ है वो क्या बन जाए, फोकल लेंथ हो जाए। नहीं, इस जो ट्यूब होगा उस ट्यूब को हम आगे पीछे कर करके इस आईपीस का जो फोकल लेंथ है एफई, वहीं पर ये क्या कर देंगे, इस लेंस का जो इमेज है उसको कॉन्साइड कर देंगे। तो इस लेंस के थ्रू फाइनल इमेज कहां बन जाएगा, इन्फिनिटी पे बन जाएगा, ठीक है। या इस ऑब्जेक्ट को, जो इस लेंस का ऑब्जेक्ट है, इसको लेंस को थोड़ा आगे कर करके इसके फोकल लेंथ के क्या कर लें, अंदर कर लें, ठीक है। और हम क्या बना दें, इमेज को लीस्ट डिस्टेंस ऑफ विजन पे बना दें, ये भी शर्त हो सकता है। 25 सेंटीमीटर बना लें तो तारा जो था या मून जो था या कोई भी सेलेस्टियल बॉडी था, उसका इमेज तुम कहां बना लिए, 25 सेंटीमीटर पर बना लिए, पास में बना लिए नहीं इमेज। अब उस पास वाली चीज तुम्हें थोड़ी बड़ी दिखेगी। एक और चीज होती है टेलीस्कोप के लिए, वो होती है रिजॉल्विंग पावर। क्या होती है, रिजॉल्विंग पावर। रिजॉल्विंग पावर क्या होती है, रिजॉल्विंग पावर क्या होती है, जब बहुत दूर वाली चीज देखोगे ना तो चीजें दिखेगी चिपकी हुई, एक तारा दूसरे तारा से चिपका हुआ दिखता है या बहुत पास दिखता है, ठीक है। कभी कभी ओवरलैप भी दिखेगा। हमारी आंखें भी जो है ना एक तरीके का डिवाइस है, इसकी भी एक रिजॉल्विंग पावर होती है जो चीजों को सेपरेट करके दिखाना, ठीक है। अगर रिजॉल्विंग पावर अच्छा नहीं होगा तो चीजें ओवरलैप दिखेगी। जैसे अभी ये अलग अलग दिख रहा है बॉडी, इसका इमेज अलग हमारे आंख पे बन रहा है, इसका इमेज अलग बन रहा है। अगर हमारी आंखें खराब हो जाएगी तो दोनों इमेज लगेगा ऐसे चढ़ा हुआ है। अब बताओ कैसी बीमारी हो गई, होती है ऐसी बीमारी, इमेज को अलग करके दिखते ही नहीं है, आंखें दिखती ही नहीं। आंखें, अगर ये बीमारी हो गई तो हम लोगों ने सिंपल बीमारी पढ़ा है, एक पढ़ा है क्या, मायोपिया, एक पढ़ा है क्या, हाइपरमेट्रोपिया, और एक पढ़ा है प्रेसबायोपिया, बस यही 3 पढ़ा है। बट ऐसी भी बीमारी होती है जो हमारी आंखों की जो रिजॉल्विंग पावर होती है वही खराब हो जाता है। चीजें अलग अलग नहीं दिखती है, चीजें सब एक दूसरे पर स्टैकिंग दिख रही है, सब अलग अलग चीजें पर दिखती कैसे भाई, एक पर एक चढ़ी हुई है, ये रिजॉल्विंग पावर बोलते हैं इसको। तो इंस्ट्रूमेंट का भी रिजॉल्विंग पावर है। तुम आंख से दूर के तारे को देखो, देखेगा सब चिपकी हुई है, क्लस्टर में दिखेगी। क्या वो क्लस्टर में, क्या उसके बीच में डिस्टेंस नहीं है, क्या बहुत पास पास में है तारे क्या?
तो उसको दूर दूर करके देखोगे तब ना मजा आएगा, ठीक है ना। अब मून में चिपका हुआ कोई दूसरा चीज, तीसरा चीज चिपका हुआ, तो सब चीज अलग अलग नहीं दिख करके सब दिखेगा कॉम्पैक्ट जैसा दिखेगा। तो डिवाइस की एक और प्रॉपर्टी होती है, दैट इज कॉल्ड क्या, रिजॉल्विंग पावर। तो टेलीस्कोप के पास ये रिजॉल्विंग पावर होती है। टेलीस्कोप के पास क्या होती है, रिजॉल्विंग पावर। वो रिजॉल्विंग पावर को अच्छा करने के लिए अपर्चर का बड़ा होना बहुत जरूरी है। कोई आदमी पूछेगा कि ऑब्जेक्टिव लेंस का अपर्चर बड़ा क्यों है, तो दो बात, लार्ज अमाउंट ऑफ लाइट टेलीस्कोप के अंदर आ सके, इसके लिए अपर्चर बड़ा करते हैं। और टेलीस्कोप पर जो रिजॉल्विंग पावर है वो भी क्या होना चाहिए, बड़ी होनी चाहिए, ताकि चीजें सेपरेट होकर के दिखे। तो अपर्चर पर रिजॉल्विंग पावर भी क्या करता है, डिपेंड करता है। तो दो कारण से हमें अपर्चर बड़ा दिखता है। पहली बात पूछेगा कि ऑब्जेक्टिव लेंस बड़ा, लिखे सही बच्चे, ऑब्जेक्टिव लेंस क्यों बड़ा होना चाहिए, पहला लिखिए, ऑब्जेक्टिव लेंस बड़ा क्यों होना चाहिए, व्हाई ऑब्जेक्टिव लेंस शुड बी लार्ज। क्यों, फिजिक्स वाला लाई है क्या किताब, ये वाला नहीं लाई है, किसके पास है, लादर बेटा, हाँ मेरा, पहले लिखो, व्हाई टेलीस्कोप हैज, क्या लिखा, व्हाई ऑब्जेक्टिव लेंस ऑफ टेलीस्कोप, व्हाई ऑब्जेक्टिव लेंस ऑफ टेलीस्कोप should be large aperture, why objective lens of telescope should be large aperture। पहला उसमें लिखो, कंपाउंड माइक्रोस्कोप तुम लोग पढ़ लिया, टेलीस्कोप लिख लिया सब बच्चा। तो पहला क्या लिख दिया बताओ कि क्यों बड़ा होना चाहिए, तो क्या लिखेगा भाई, मोर लाइट इंटर, मोर लाइट इंटर, ज्यादा लाइट इंटर होगा, ब्राइट इमेज फॉर्म, ब्राइट इमेज क्या होगा भाई, बनेगा, इमेज फॉर्म, ब्राइट इमेज फॉर्म, पहला कंडीशन ये हो गया। दूसरा हो गया टू इंक्रीज रिजॉल्विंग पावर, टू इंक्रीज रिजॉल्विंग पावर। रिजॉल्विंग पावर एक ऐसी एबिलिटी है किसी भी माइक्रोस्कोप का जो टू सेपरेट द इमेज, टू सेपरेट द इमेज ऑफ ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट जो चिपकी हुई दिख रही है उसको क्या कर दे, वो सेपरेट करके दिखाए, ठीक है। इस दो कारण से हमारी लेंस जो होती है, टेलीस्कोप जो होती है, उसका ऑब्जेक्टिव लेंस क्या हो, टेलीस्कोप। अब ये जो टेलीस्कोप है इसका तुम्हें पता होना चाहिए रे डायग्राम, रे डायग्राम सबको बनाने आना चाहिए। मेरे साथ बनाएंगे सही बच्चे, ऑब्जेक्टिव लेंस बड़ा बनाएंगे और आईपीस छोटा बनाएंगे, यहां पर एक कोएक्सियल एक्सिस बना लेंगे, यहां पर एक लाइट ऐसे आई, दूसरी लाइट ऐसे आई, तीसरी लाइट भी ऐसे आई, और सभी लाइट कन्वर्ज हो गई। बड़ा बेवकूफ जैसा लाइट आ गया यार, ठीक से डायग्राम बनना चाहिए बॉस। ये लाइट ऐसे आएगी, ये ऑप्टिकल सेंटर वाली लाइट क्या होनी चाहिए भाई, सीधी होनी चाहिए, और ये वाला लाइट, सभी लाइट पैरेलल होना है, क्योंकि इन्फिनिटी से लाइट आ रही है और सब बेंड होकर के कहां बनेगा, फोकस पर इमेज बन जाएगा। ये हमारा ए बी क्या बन गया, इसके सामने दूसरा लेंस रख देंगे और इसको हम लिख देंगे एफओ, कि ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे है
तो मैग्निफिकेशन ये इमेज जो बनेगा ऑब्जेक्टिव लेंस के फोकस पे बन जाएगा। अब ये आईपीस को, ये ऑब्जेक्टिव लेंस है और ये हमारी क्या है, आईपीस। ये जो आईपीस है हमारी, इसको तो हम एडजस्ट करेंगे, नहीं करेंगे एडजस्ट। एक बार कैसे एडजस्ट करेंगे, एक बार एडजस्ट करने की कोशिश करेंगे कि हमारी फाइनल इमेज कहां बन जाए। दो कंडीशन में हम इसका मैग्निफिकेशन पढ़ना है। पहला, एक बार फाइनल इमेज कहां बन जाएगा भाई, फाइनल इमेज कहां बन जाएगा भाई, इन्फिनिटी पे बनेगा। दूसरा एक पढ़ेंगे, फाइनल इमेज क्या बनेगा, क्लास में तो बोलता रहता है और एग्जाम में भूस पटाखा नहीं हो गया था, भूस पटाखा। फाइनल इमेज क्या बनेगा, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ विजन, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ क्या, विजन पे बनेगा। लीस्ट डिस्टेंस ऑफ विजन मतलब क्या बनेगा भाई, डी पे बनेगा। और ये क्या बनेगा भाई, इन्फिनिटी पे बनेगा। अब ये बात तो हम अपने उस वाले लेंस को घुमा घुमा के कर सकते हैं, ठीक है, घुमा घुमा के कर सकते हैं। मतलब क्या कि उस ट्यूब को हम आगे पीछे कर सकते हैं उस वाले लेंस को। अगर उस वाले लेंस को हम क्या करें, ऐसा कर दें कि हमारा जो इमेज है, कौन सा इमेज है, जो वो जो ए बी इमेज है वो फोकस के अंदर आ जाए, तब तो लीस्ट डिस्टेंस ऑफ विजन पे बन जाएगा। अगर उसका भी फोकस वहीं पर ले आए, वो वाला जो लेंस है ना, उस लेंस का भी, तो इन्फिनिटी पे चला जाए। चलो अब हम लोग पढ़े क्या थे, ये दो कंडीशन का रे डायग्राम बनाने आना चाहिए। ये जो तुम्हारे एनसीईआरटी बुक में रे डायग्राम है, बताओ इमेज कहां बन रही है, ये इन्फिनिटी पे बन रही है। ये डॉटेड लाइन मीट नहीं कर रही है ना, इमेज क्या है। और इस चीज को बोलते हैं नॉर्मल एडजस्टमेंट। क्या बोलते हैं इसको, नॉर्मल। ये इन्फिनिटी वाला डायग्राम देख रहे हो कैसे बन रहा है, ठीक है। क्यों बना रहा है भाई, कितने ध्यान से, एफ ओ और एफ ई दोनों एक ही जगह पे है। देखो एफ ओ और एफ ई, देखो एफ ओ और एफ ई दोनों हमारा बी डैश पॉइंट को कॉन्साइड करवा रहा है। जैसे ही एफ ई को तुम यूई लिखोगे, एफ ई को क्या लिखोगे, यूई। क्यों लिखेंगे एफ ई को यूई, एफ ई को यूई के बराबर नहीं लिखे, एफ ई को यूई लिख दिए। यानी इमेज डिस्टेंस की बात आप कर रहे हैं, सॉरी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस की बात कर रहे हैं, किसके लिए, आईपीस के लिए। वेरी गुड। और उसका यूई की वैल्यू बताओ एफई से छोटा होगा कि बड़ा होगा, जब इक्वल होगा तो कहां पर बनेगा इमेज, तब तो इन्फिनिटी पे बनेगा। बट हम इन्फिनिटी पे बनाना नहीं चाहते हैं, हम सेकंड कंडीशन, छोटा होगा। बहुत अच्छा भाई, अंदर घुसेगा, फोकस के अंदर आएगा, कौन, ऑब्जेक्ट। तो इमेज कहां बनेगा भाई, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ विजन पर बन सकता है। क्या है, इमेज है, किसके लिए, ऑब्जेक्ट के लिए, ऑब्जेक्टिव लेंस के लिए। तो ये ऑब्जेक्ट किसके लिए बन गया, आईपीस के लिए। फाइनल इमेज कहां चाह रहे हो, फाइनल इमेज कहां जा रहे हो, फाइनल इमेज कहां बनाना चाह रहे हैं, इन्फिनिटी पे बना रहे हैं। तो ये एफ ई क्या होगा, यूई के बराबर हो जाएगा। बट जब फाइनल इमेज हम लीस्ट डिस्टेंस ऑफ विजन पर चाहेंगे तो ये एफ ई के अंदर आ जाए, यानी उसको क्या लिखेंगे, यूई। तो अभी बताओ फाइनल इमेज कहां जा रहा है, तो यूई किसके बराबर है, एफ ई के बराबर। चलिए भाई, दो तरीके के में मैग्निफिकेशन को पढ़ना है। चलिए भाई, मैग्निफिकेशन को क्या पढ़ा था, कोई बच्चा को याद है, मैग्निफिकेशन को क्या पढ़ा था, एम क्यों पढ़ा था, एम क्या था, कोई बच्चा बताओ, टैन बीटा बाई में टैन अल्फा, यही ना पढ़ा था। बीटा क्या था, विजुअल एंगल फॉर्म बाय ऑन आईज बाय फाइनल इमेज, ठीक है। और अल्फा क्या था, विजुअल एंगल फॉर्म बाय ऑब्जेक्ट। चलो इमेज यहां पर कहां पे है, बताओ इमेज कहां पे है, इन्फिनिटी पे है। ऑब्जेक्टवा कहां पे भाई, वो भी इन्फिनिटी पे, दोनों तो इन्फिनिटी पे। ऑब्जेक्टवा नहीं इन्फिनिटी पे, इमेजवा भी क्या है, इन्फिनिटी पे, ऑब्जेक्ट भी क्या है, इन्फिनिटी। चलो भाई, अब इमेज बना लेते हैं। कहां बना ले,
जहां पर हमारी आंखें हैं वहां पर बना लेते हैं। इन्फिनिटी से ऑब्जेक्टिव लेंस का डिस्टेंस और इन्फिनिटी से आईपीस का डिस्टेंस, ये कौन सा डिस्टेंस पास है? ऑब्जेक्टिव पास है। चंदा मामा से तुम पास है, हम दूर है। चंदा मामा से कौन पास है? हम बोले चंदा मामा से कौन पास है? तू पास है कि मैं पास हूं? इक्वल है। तो इन्फिनिटी से आईपीस और ऑब्जेक्टिव लेंस क्या है? ये इन्फिनिटी पर कौन है? चंदा मामा। तो चंदा मामा से ऑब्जेक्टिव लेंस और आईपीस दोनों क्या है? सेम ही लेंथ पे है यार। ये जहां पर करोड़ लाखों किलोमीटर का डिस्टेंस है, उसमें 1-2 किलोमीटर का डिफरेंस हुई है, ये 1-2 किलोमीटर का डिफरेंस होगा। दोनों तो पास ही पड़ी होगी, 1 मीटर भी नहीं होगा ये। तो क्या मानेंगे? ये दोनों सेम ही है हाइट, सेम ही चीज पे। तो बताओ, इमेज ने, ये ऑब्जेक्ट ने कहां बनाया इमेज? आईपीस पे बनाया। कितने एंगल का? अल्फा का। तो ये अल्फा एंगल बना दिया। और फाइनल इमेज ने क्या बना? आंख पर बनाया। कितना एंगल? बीटा। दिख रहा है सबको कि नहीं दिख रहा है? भाई इन्फिनिटी पे ऑब्जेक्ट थी, ये अल्फा एंगल बनेगा। ये आईपीस पर भी मान सकते हैं अल्फा एंगल बनेगा भाई, क्योंकि इन्फिनिटी से ऑब्जेक्टिव लेंस और इन्फिनिटी से आईपीस दोनों सेम हाइट पे है, सेम डिस्टेंस पे है। तो हम यहां पर के लिए हमने कहां पे बना लिया? लाइट पहले किस पे पड़ी है? ऑब्जेक्टिव लेंस पे पड़ी है, तो हमने इसको अल्फा मान लिया वाले। ठीक है, ये एंगल यहां पर भी अल्फा ही बनेगी, ये भी मान सकते हैं। बट हम अपने कन्वीनियंट के लिए, ज्योमेट्री को समझने के लिए, ज्योमेट्री के थ्रू डेरिवेशन करने के लिए हमने क्या माना कि ये जो लेंस है, ये इन्फिनिटी से ये वाला लेंस का डिस्टेंस और इन्फिनिटी से आईपीस का डिस्टेंस सेम है। तो जो आंख पे यहां पर ऑब्जेक्टिव लेंस पे एंगल बनाएगा, वही आंख पर भी बनाएगा। कौन? ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट का ये अल्फा एंगल यहां हो गया। इमेज कहां है बताओ? इन्फिनिटी पे है। ये आईपीस पर कितना एंगल बना रहा है बताओ? बीटा एंगल। ठीक है, अब एक लाइट ऐसे ले जाते हैं, ले जाए, ये लाइट मेरे तरफ से ले जाओ, हम भी तो कुछ बना सकते हैं। ये लाइट, क्या ये लाइट में कोई बदलाव आएगा? बोलो बच्चा पार्टी, ये लाइट में बदलाव आएगा? नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा भाई? क्योंकि ऑप्टिकल सेंटर से जा रहा है। ये लाइट और ये वाली लाइट आपस में क्या है बताओ? सभी लाइट आपस में क्या है बताओ? पैरेलल है। इमेज कहां बनेगा बताओ? इन्फिनिटी पे बनेगा। ये एंगल बीटा है, तो ये भी एंगल क्या होगा बताओ? बीटा होगा। चलो भाई, अब इसमें फॉर्मूला इसमें लगा लेते हैं। इसमें tan बीटा लगा लेते हैं, tan अल्फा लगा लेते हैं। tan अल्फा क्या लिखोगे बताओ कोई बच्चा? tan अल्फा क्या लिखो? हाइट बटे में बेस, a डैश b डैश बटे में f। अरे आदर्श क्यों नहीं आ रहा है रे? कौन बीमार पड़ गया फिर? उसके पापा से बात करना पड़ेगा, पूरी क्लास छोड़ रहा है। और ये tan बीटा कितना होगा कोई बच्चा बताएगा? tan बीटा क्या होगा भाई? a डैश b डैश, जोर से बोलो यार, खाना नहीं खाई क्या? तो पूरा टर्न के खाया तू। a डैश b डैश और क्या लिखेगा? बेस fo। बाबू मेरा, ये हमारा fo है और ये भी fo ही है। f ही बोला, गलत सुना। ठीक है, यानी मैग्निफिकेशन जो निकलेगा m बराबर क्या लिखेगा बता कोई बच्चा? tan बीटा बाई में tan अल्फा। बोल बाबा बेटा क्या होगा बताओ? बोलो, tan बीटा को क्या लिखेगा? a डैश b डैश बाई में f। बाई में क्या होगा? a डैश b डैश बाई में fo। fo ऊपर चला जाएगा और f क्या होगा? ये मैग्निफिकेशन कब बना? tan बीटा बाई tan अल्फा कब बना? जब इमेज फॉर्म्ड एट इंफिनिटी। शायद यही तुम्हें एग्जाम में भी पूछा था अभी, टेलीस्कोप रे डायग्राम पूछा था और कुछ पूछा था, हाँ? एक छोटा न्यूमेरिकल पूछा था, इसी फॉर्मूले पे पूछेगा। तुम्हारे एनसीईआरटी लिख लो तो ये बच्चे, तुम्हारी एनसीईआरटी बुक पे में यही पढ़ना है। मैग्निफिकेशन का जो फॉर्मूला है ना, आ गया रे, FO बाई में FE, FO बाई में FE। प्रभु
अच्छा रुकिए, आपका मैं थोड़ा सा बटन टाइट करता हूँ। निलय, ये जो है ना, ये नहीं है एक जो अभी ज्वाइन किया है, उसके पेरेंट्स को थोड़ा बता दो, इसका ज्यादा ही कहीं है, हर एक दिन लेट आ रहा है ये लड़का। क्या नाम है? हाँ, जुल्फिकार अली भुट्टो। अगली बार बोल रहा है ऐसे, 2 बार हो गई इसकी थ्रेटनिंग में। मैं बोला मैं तेरा बाल काट दूंगा पहली बार। देख लो इसको। हाँ, तो मार मार के डंडा। हाँ, या तो तुम कुछ गलती कर रहा है तुमको तो छोटा बाल करो, तो डेली बाल पे मैं कमेंट करूंगा, और नए नए नाम वो क्या करूंगा, पुकारूंगा, नवाजूंगा। नवाजना समझते हो ना, आपको दूंगा। अगली बार जुल्फी बोला था, अब जुल्फिकार अली भुट्टो बोल दिया। हो सकता है अगली बार कोई और नॉमिनिक्लेचर आपको मैं दे डालूं। और तुम पहले आके बैठते तो पहले मैं कुछ नहीं कमेंट कर रहा था तुम्हारे व्यक्तित्व पर, अब मेरे को कमेंट करने के लिए बोलने का तुम बाध्य कर रहे हो कि तुम सर मेरे को कमेंट करो। जो क्लास 6 बजे से है उसमें 6:45 7 बजे क्लास, ठीक है? तो प्लीज बी केयरफुल। लेट सेशन ज्वाइन किया फिर भी हम इतने रिस्पॉन्सिबल है, तो शायद बहुत दिक्कत होगा हमें। हमें कोई प्रॉब्लम नहीं, आपकी फीस आ गई है, हमें क्या प्रॉब्लम है, फीस सारा दे दो, घूमो रोड पे। क्या गलत बात होगा? पर अच्छी बात नहीं होगी। हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप पढ़ो ना पढ़ो, क्या दिक्कत होगा। बट हमारा एक धर्म भी है, एक चीज है, प्रॉब्लम नहीं होगा पर धर्म तो है कोई चीज कि भाई कोई चीज आदमी बच्चा पढ़ रहा है तो उसको ध्यान दीजिए। नहीं पढ़ रहे हैं इसलिए तो तुम्हारे पापा यहाँ भेज दिए कि भाई इसको पढ़ाइए सर, इसलिए प्लीज पढ़ो। बात सभी बच्चे होंगे, ये आपका मैग्निफिकेशन का ये वाला फॉर्मूला आपको याद रखना चाहिए। आदमी पूछेगा कि हमारे टेलीस्कोप जो होती है उसका एफ छोटा होना चाहिए कि बड़ा होना चाहिए? छोटा होना चाहिए। छोटा होगा। और एफओ क्या होना चाहिए? बड़ा होना चाहिए। जितना बड़ा होगा एफओ उतना क्या होगा? मैग्निफिकेशन लार्ज होगा। और जितना छोटा होगा एफ उतना, ठीक है? ये बात की कहानी होगी। चलिए भाई, तो ये हमारा ये खत्म हो गया ये बात, ठीक है? अब हम लोग एक बातचीत कर लेते हैं। देखो यहाँ पे अब हमको एक ट्यूब लेंथ की बात करता है, लेंथ ऑफ ट्यूब, लेंथ ऑफ ट्यूब की बात करते हैं, लेंथ ऑफ ट्यूब की बात। सुनो सही बच्चे, यहां से यहां तक का डिस्टेंस क्या था? कोई बच्चा बता दो, यहां से यहां तक एफओ, ये डिस्टेंस क्या है बताओ? दोनों ट्यूब के दोनों ऑब्जेक्टिव और आईपीस के बीच के लेंथ को क्या बोलते हैं? ट्यूब लेंथ बोलते हैं। तो बताओ इसका ट्यूब लेंथ क्या होगा? एफओ प्लस में, ठीक है? लिख लो सही बच्चों, ट्यूब लेंथ ऑफ टेलीस्कोप एफओ प्लस में, ये लिख लिया लाल वाला, लिखो सही बच्चे, लाल वाला फटाफट लिखो। अभी कुछ दिन जिन बच्चों का गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ते हैं या जिसको छुट्टी स्कूल नहीं जा रहे हैं, वो रिवीजन क्लास में मॉर्निंग में आ सकते हैं, टीटीएस में, टीटीएस में 11 बजे, ठीक है? जिसमें फिजिक्स का न्यूमेरिकल्स, फिजिक्स की बात शुरुआत वाले चैप्टर से हम बताएंगे। भाई अभी से लेके एक गवर्नमेंट स्कूल के बच्चे 21 तक नहीं जा रहे हैं, नहीं जा रहे हैं ना, बीच बीच में सिर्फ पेपर देने जा रहे हैं। तो घर में बैठ करके या तो आप कहोगे सर मैं 21 तक केमिस्ट्री खाली पढ़ेंगे, तो पूरा 21 दिन केमिस्ट्री पढ़ना पड़ेगा, ठीक है? तो आप घर पर केमिस्ट्री वगैरह पढ़ें, एक्स्ट्रा क्लास यहाँ ज्वाइन करें, ठीक है? और शाम वाली क्लास में मैं कोर्स को क्या करूंगा? आगे करूंगा, ठीक है? आज मैं मॉर्निंग में नहीं रखा इसलिए क्लास, क्योंकि शाम में आज क्लास थी हमारी, फिर कल हमारी क्लास है। जो बच्चे आएंगे वो सिलेबस आगे नहीं जाएगा उस चैप्टर में, बट जैसे मैंने पिछली क्लास में पोटेंशियल पढ़ाया था, कई बच्चे पोटेंशियल पढ़ाया था ना, पोटेंशियल के बारे में, और डाइपोल के कारण पोटेंशियल एक्सियल पॉइंट पर क्या होता है, इक्वेटोरियल पॉइंट पर क्या होता है, ये निकाले थे। उस पर छोटे मोटे न्यूमेरिकल्स भी एक छोटा बनाया, क्या आयुष प्रताप पढ़ाया था ना?
तो थोड़ा मेहनत कर लो इस मंथ में, ठीक है, और मेहनत करोगे तो अच्छा हो जाएगा। 4-5 चैप्टर का रिवीजन हो सकता है, 3 चैप्टर तो पक्का हो जाएगा, बढ़िया से रिवीजन हो जाएगा। और हमने कहा था कि 3 चैप्टर तुम खुद करके पेपर में जाया करो, 3 चैप्टर में करा दिया तो प्री बोर्ड में हमारे 6-7 चैप्टर का प्रैक्टिस हो गया। 6-7 चैप्टर हो गया तो भाई प्री बोर्ड में हम ला सकते हैं 30-40 नंबर। अगर इसमें हम 15 से 20 नंबर पर अटकते हैं तो हम प्री बोर्ड के लिए क्या कर सकते हैं, 40 नंबर या 35 नंबर पे हम जाके अटक सकते हैं। और प्री बोर्ड पे 35-40 नंबर लाना ठीक ठाक स्टूडेंट कहलाता है। 50% पे हो ना भाई, 40 नंबर भी आ गया तो 40 नंबर ही, और 25-30 नंबर उधर, 70 नंबर तो पहुंच गए भाई, नहीं पहुंच गए 70 नंबर। और फिर हम लोग टेस्ट डालेंगे, अभी हम टेस्ट नवंबर से लेंगे या, तो क्या होगा उससे, टेस्ट से इंप्रूव होगा बच्चों का रिजल्ट, तो 10% और बढ़ जाएगा तो क्या हो जाएगा, 80 तक पहुंच गए, हो गया रिजल्ट हमारा। 80% ही तो चाहिए, और कितना चाहिए, कम से कम 80% चाहिए तो हो जाएगा 80%, नहीं तो 70% पे रुक जाएंगे हम, ठीक है। इसलिए प्लीज करो। तो ये बात कहानी हो गई। देखो यहाँ पर थोड़ा सा हम लोग एक चीज पढ़ते हैं, क्या करा, यहाँ पर एक डेटा दिया हुआ है, थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। देखो द लार्जेस्ट, ये जो टेलीस्कोप है ना, ये जो टेलीस्कोप है, इसको, ये अब वो वाला टेलीस्कोप खत्म हो गया, इसको बोलते हैं रिफ्लेक्टिंग टाइप, इसको बोलते हैं रिफ्रैक्टिंग टाइप टेलीस्कोप। रिफ्रैक्टिंग टाइप क्यों को बोला गया कि इसमें लेंस से होकर के लाइट क्या हो रही है, पास हो रही है, और लाइट क्या हो रही है, बेंड हो रही है। तो लाइट का बेंड होना, दैट इज कॉल्ड क्या, रिफ्रैक्शन। तो दैट इज कॉल्ड रिफ्रैक्टिंग टाइप टेलीस्कोप। ये रिफ्रैक्टिंग टाइप टेलीस्कोप से अच्छा टेलीस्कोप होता है रिफ्लेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन लिखो, हेडिंग लगाओ रिफ्लेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप। क्वेश्चन लिखो, व्हाई रिफ्लेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप इज बेटर देन रिफ्रैक्टिंग टाइप टेलीस्कोप। देखो, व्हाई रिफ्लेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप इज बेटर देन रिफ्रैक्टिंग टाइप टेलीस्कोप। रिफ्लेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप, रिफ्लेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप, रिफ्लेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप। पहला क्वेश्चन हो गया, व्हाई रिफ्लेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप बेटर देन रिफ्रैक्टिंग। रिफ्लेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप बेटर होता है, बेटर देन रिफ्लेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप। रिफ्लेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप, रिफ्लेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप। चलो भाई, तो उसका पहला कारण लिखो। एक लिखेंगे स्फेरिकल एबरेशन, स्फेरिकल एबरेशन, स्फेरिकल एबरेशन, ABBERATION, एबरेशन। दूसरा लिखेंगे क्रोमैटिक एबरेशन, क्रोमैटिक एबरेशन। अब ये क्रोमैटिक और स्फेरिकल एबरेशन को समझते हैं। तुमने अभी सीखा मैग्निफिकेशन पावर क्या पढ़ा है भाई, FO बाई में FE। देखो FO बाई में FE, FE को क्या होना चाहिए भाई, स्मॉल होना चाहिए। स्मॉल होने के लिए हमारे लेंस क्या होने लगती है। देखो यहां पर लेंस की बात करते हैं ना, तो एक वर्ड लिखा जाता है, दैट इज कॉल्ड थिन लेंस। क्या लिखते हैं इसको, थिन लेंस। थिन लेंस, लेंस जब थिन होती है ना, पतली लेंस होती है, ये पतली सी लेंस होती है, ऐसी लेंस होती है। जब ये पतली लेंस होती है ना, इसकी फोकल लेंथ बड़ा हो जाता है, एफ क्या होता है, बड़ा होता है। अब तुम्हें एफ क्या बनाना है, छोटा बनाना है। आईपीस का एफ क्या बनाना है, छोटा बनाना है। तो बताओ, जब भी थिन लेंस की बात होगी और तो एफ बड़ा होगा, और तब क्या होगा, जब एफ को तुम कम करना चाहेगो तो ये थिक लेंस बन जाएगा, और जब थिक लेंस बन जाएगा तो ये लेंस की बिहेवियर लेंस के जैसा नहीं हो करके क्या करेगा, ये प्रिज्म जैसा बिहेव करेगा। चलो भाई, प्रिज्म का क्या बिहेवियर था, तो तुम्हें याद है प्रिज्म में हमने एक लाइट ले गया था, हम लोग ले गए थे एक लाइट को। कैसे ले गए थे लाइट को, याद है तो ये लाइट हम ऐसे ले गए थे, और लाइट क्या जाती है जब प्रिज्म से पास होती है
तो लाइट बचपन में पढ़ा था, अरे यार सबको पता है 7 कलरों में क्या होता है, रिफ्लेक्ट हो जाता है, नहीं हो जाता। अब क्या हुई भाई, थिन लेंस बनाना है पर फोकल लेंथ कम करना है, तो लेंस थिक बन जाएगा। थिक लेंस बना देंगे तो क्या होगा भाई, थिक लेंस बन गया। हम क्यों ऐसा किए, ताकि मैग्नीफाइंग पावर क्या हो जाए, थोड़ा बड़ी रहे। तो लेंस का बिहेवियर थोड़ा सा किधर ट्विस्ट कर गया, प्रिज्म के जैसा ट्विस्ट। जब प्रिज्म के जैसा ट्विस्ट करेगा तो जब लाइट इसमें से जाएगी तो लाइट एक सिंगल पॉइंट पर फोकस ना हो करके एक इस तरीके का क्या होगा, स्प्लिटिंग ऑफ लाइट होगी। लाइट तो दूर से आएगी टेलीस्कोप में, वो किसकी लाइट होगी, सनलाइट ही होगी, ठीक है ना। सबसे बड़ा तारा है हमारा कौन, सन, सबसे ज्यादा लाइट है, बहुत सारे तारों को चमकाने का काम करता है हमारा सन। मून भी चमकता है किसके कारण, सन के कारण। तो सन इज अ सोर्स ऑफ लाइट, कह सकते हो एनर्जी का सोर्स, लाइट का सोर्स। तो सारे तारे जो टिमटिमा रहे हैं वो सन के लाइट से टिमटिमा रहे हैं, और सन इज द सोर्स ऑफ व्हाइट लाइट। तो व्हाइट लाइट जब आ रही है किससे, तारों से, व्हाइट लाइट जब आ रही है तारों से, तो वो लाइट कहां से गुजरी भाई, लेंस से गुजरी। लेंस से गुजरी तो लेंस क्या कर दिया, उसको इस तरीके से स्प्लिट कर दिया, शार्प फोकस नहीं होने दिया, एक पट ऐसे ब्लड जैसा इमेज बनने लगा, ठीक है। तो इस घटना को हम बोलते हैं क्या, बोलो, क्रोमैटिक एबरेशन। क्या बोलते हैं इसको, क्रोमैटिक एबरेशन। तो कोई आदमी पूछेगा, ऐसे पूछता नहीं है, बट अगर पूछेगा व्हाट इज क्रोमैटिक एबरेशन, तो तुम लिख सकते हो कि मैग्नीफाइंग पावर, इसमें दिया हुआ है, इस टाइप के आंसर बनाइएगा। तो आज लाइट चैप्टर जो बच्चे हैं और जो बच्चे इसको परचेज नहीं किए हैं, प्लीज क्लिक द फोटो, इसका फोटो खींचो हर एक पेज का, किस पेज का, इसके क्वेश्चन का, और डू द क्वेश्चन आंसर एट होम। कर सकता है ना भाई, कुछ तो जो सारा जुगाड़ मैं ही बता दूं जीवन का क्या। अरे गरीब आदमी मैं भी था, गरीबी में मैं भी पढ़ा हूं, जिसको ये परचेज, ये तो बहुत बड़ी चीज है, कॉपी नहीं मिलती थी तो क्या करते थे, मांग के ले आते थे। उस समय तो कैमरा था नहीं, हमारे पास कैमरा रहता तो हम तो बढ़िया से फोटो खींच लेते सारी किताब का। तो क्लिक, इसका बना लो, क्या बना लो, पीडीएफ बना लो, घर में बैठ के बनाओ। और जब तक क्वेश्चन नहीं बनाओगे ना, एक चैप्टर का कम से कम 150 क्वेश्चन बैठकर नहीं बनाओगे, कुछ तो समझ में नहीं आएगा बेटा, कुछ तो समझ में है। और नहीं बनता तो पूछो हमसे, स्कूल कम से कम जाओ और मेरे से लेकर के टाइम पूछो कि सर ये बता दो, सर ये बना रहे थे सर, अगर नहीं बन रहा है सारा तो कोई दिक्कत नहीं। और ये कभी भी यूट्यूब से देख के मत बनाना, यूट्यूब करते अपना दिमाग लगा, ठीक है, अपने से खोपड़ी खोलना। अरे कुछ बताए थे सर, एनसीईआरटी बुक का सहयोग ले सकते हैं ज्यादा। अब एनसीईआरटी बुक जितना बार पढ़ना है पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं, परंतु इसका एग्जैक्ट आंसर किससे ढूंढ रहे हैं भाई, गूगल बाबा से ढूंढ रहे हैं, तब उसको याद करने की कोशिश करते हैं, भाई कभी नहीं होगा, ये सब गलत तरीका है। तो इस तरीके से लाइट का फैल जाना, दैट इज कॉल्ड क्या, क्रोमैटिक एबरेशन। स्फेरिकल एबरेशन क्या होगी, जब तुम लेंस बनाने जाते हो ना, तो लेंस क्या होता है, इधर से भी पेंटेड, सॉरी इधर से भी चमकीला होता है और इधर से भी चमकीला होता है, दोनों साइड से चमकीला बनाना पड़ता है, नहीं बनाना पड़ता है चमकीला भाई, इधर से चमकीला समझ रहे हो, माने शाइनिंग करना पड़ता है ना। मिरर का क्या है, वो जो हमारी चश्मा जो लगी हुई है, लेंस लगा हुआ है उसमें, तो क्या एक तरफ से डार्क है क्या, दोनों तरफ से अच्छा खासा पैसा ले लेता है, 1200-1300 रुपए ले लेते हैं सिंपल चश्मा का, नहीं ले लेता है, 600-700 रुपए एकदम घटिया का ले लेता है, ठीक है। क्यों कहता है भाई, लेंस का बनाया है, मिरर का थोड़ी है तुम्हारा लेंस, ये लेंस का बना हुआ है, लेंस को बनाने में दिक्कत होती है, दैट इज कॉल्ड क्या, स्फेरिकल एबरेशन, ठीक। और जब दोनों तरफ से पॉलिश वॉलिश करेगा, चमकाएगा, तो कॉस्ट भागेगा कि कम होगा, भागेगा, तो कॉस्ट भाग गया। 3 कारण हो गया क्या, हमको स्विच करने को मजबूर कर दिया भाई, इंडिया कमजोर कंट्री है, कम पैसे में चाहता है ज्यादा, तो कहा कि भाई रिफ्लेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप है, तो न्यूटोनियन टाइप का टेलीस्कोप बनाया गया। एक साइंटिस्ट था न्यूटन, सब जगह अपने अपने ये टेलीस्कोप, इसका रे डायग्राम बनाने आना चाहिए, ये हमारा कैसेगेरियन भी बोलते हैं इसको, कैसेगेरियन लिखा हुआ है ना यहाँ पर, देख रहे हो, ये कैसेगेरियन टेलीस्कोप का आपको रे डायग्राम बनाने आना चाहिए। अब इस रे डायग्राम में क्या है, एक प्राइमरी और एक सेकेंडरी क्या है, मिरर है, ये प्राइमरी मिरर है, ये जो है ना प्राइमरी मिरर है, जिसको ऑब्जेक्टिव मिरर बोलते हैं, और इसको क्या बोलते हैं, सेकेंडरी मिरर। देखो ये कनकेव मिरर है और ये क्या है बताओ, कन्वेक्स मिरर है। लाइट कैसे आई,
रे डायग्राम बनाने आना चाहिए। लाइट ऐसे आई और ये इसके फोकस पे पड़ा रहता है, तो लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएगी तो क्या होगी, फोकस पे पास होगी। लाइट प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल आई, क्या हुई, फोकस से पास हुई। अब यहां से लाइट रिफ्लेक्ट होकर के डाइवर्ज होकर लाइट यहां जाएगी, चली गई। यहां पर एक छोटा सा आईपीस लगा रहता है, ये लेंस लगा, ठीक है। इस तरीके का सिस्टमेटिक है। तो इसमें क्या कितने मिरर लगे होते हैं भाई, तो 2 मिरर लगे। एक मिरर क्या होता है, ऑब्जेक्टिव मिरर होता है, और एक क्या होता है भाई, सेकेंडरी मिरर होता है। सेकेंडरी मिरर जो होती है उस पर लाइट क्या होती है, ऑब्जेक्टिव मिरर से रिफ्लेक्ट होकर के पड़ती है, फिर फाइनल इमेज हम कहां से देखते हैं, आईपीस से देखते हैं, ठीक है। देख लो कैसा है, ये डायग्राम आपको एग्जाम में बनाने के लिए आ सकता है। और साथ में ये पूछेगा रे डायग्राम बनाओ, और साथ में क्या पूछता है कि ये क्यों यूजफुल है, तो आप वो 3 रीजन क्या कर दीजिएगा, लिख दीजिएगा। इसके मैग्निफिकेशन पावर का फॉर्मूला तुम्हें एग्जाम में नहीं कोई पूछेगा, ठीक है। चैप्टर क्या हो गया, फिनिश हो। एक और बात लिख लो, डायग्राम बना लो सही बच्चे अपने अपने कॉपी में। एक बार देखो, जैसे क्वेश्चन पढ़ता हूं सही बच्चे ध्यान से सुनो। ड्रॉ द लेवल डायग्राम फॉर शोइंग द इमेज फॉर्मेशन ऑफ रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप। रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप, तो रिफ्रैक्टिंग वाला बना देंगे, ठीक है। और रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप नहीं पीना है, जब तक टीचर यहां बैठ के पढ़ा रहा है कोई बच्चा कहीं नहीं जाएगा। जो मैं बर्दाश्त कर सकता हूं तो 50 साल का बुढ़ा तो तुम भी बर्दाश्त कर सकता है 17 साल का नौजवान। प्यास तो बर्दाश्त कर सकता है, और कोई दूसरा है तो लीस्ट कॉस्ट है, LEAST होना चाहिए, लीस्ट कॉस्ट। कम खर्चा में बन जाता है रिफ्लेक्टिंग, क्योंकि देखो ये मिरर बनाना है तो दोनों तरफ पॉलिश करने की जरूरत है क्या, एक ही तरफ से पॉलिश कर दो भाई। और ये भी मिरर ही बनाना है, 2 जगह तो मिरर की जरूरत पड़ती है, तो कॉस्ट इसकी लिस्टिंग हो जाती है। एक चीज और छोटी छोटी सी बात देखो, यहाँ पे एक डेटा दिया हुआ है, द लार्जेस्ट रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप इन द वर्ल्ड आर पेयर ऑफ केक टेलीस्कोप इन ए हवाई USA विथ ए रिफ्लेक्टर 10 मीटर इन डायमीटर। जो रिफ्लेक्टर है वो 10 मीटर का है। 10 मीटर समझ रहे हो, 5 मीटर की साड़ी होती है, 2 साड़ी के लंबाई के बराबर मिरर है। कितना बड़ा मिरर हो गया, एक धोती देखा है लंबा, 5 मीटर का होता है धोती, 2 धोती जोड़ ले वर्टिकल, ठीक है, उतनी बड़ी। और इंडिया में कुछ डेटा दिया है, देखो यहां दिया हुआ है, पढ़ा करो यार। वन मस्ट हैव ए आईपीस एंड ऑब्जर्व राइट इमेज। देखो तो यहां पर एक लिखा हुआ है एमटी डॉट पैलोमर टेलीस्कोप कैलिफोर्निया, जिसका क्या है, व्हाट इज डन इज वेरी लार्ज, 200 इंच का है, 5.08 मीटर का है डायमीटर, ठीक है, कैलिफोर्निया में। द व्यूअर साइट नियर द फोकल पॉइंट ऑफ द मिरर इज ए स्मॉल। अनदर सॉल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम इज डिफ्लेक्टर। इंडिया में कहां पे भाई, द लार्जेस्ट टेलीस्कोप इन इंडिया इज कावालूर तमिलनाडु में, जिसकी डायमीटर कितनी है, बोका कहीं का, जिसकी डायमीटर कितनी है भाई, 2.34 मीटर सिर्फ है, आधी साड़ी का। इसके चरगुना डायमीटर का किसके पास है, USA के पास है, ठीक है। 2.34 मीटर डायमीटर रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप, जिसको हम कैसिगेरियन टेलीस्कोप भी बोलते हैं। इट वॉज ग्राउंड पॉलिश्ड सेटअप एंड इज बीइंग यूज्ड बाय इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स। एस्ट्रोफिजिक्स जानते हो क्या होता है, जो एस्ट्रोनॉमी के बारे में पता चलता है, एस्ट्रोफिजिक्स में इस टेलीस्कोप से हेल्प से देखा जाता है। बैंगलोर में उसका हेडक्वार्टर एस्ट्रोफिजिक्स का, ठीक है। द लार्जेस्ट रिफ्लेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप कहां है भाई, केक टेलीस्कोप है इन हवाई USA में, जिसका डायमीटर कितना है, 10 मीटर। कहीं पूछ दिया कि इंडिया में सबसे बड़ा टेलीस्कोप किसके पास है, तो कह देना मेरे पास है, ठीक है।
कितना साइज है? 15 मीटर। अंदाज तुम लोग खूब अच्छा लिए हो। तो इस तरीके की बातें हैं। कभी कभी एनसीईआरटी बुक के डेटा को पढ़ना भी चाहिए, उसको मेमोराइज करना चाहिए। कभी कभी एग्जाम में इन सब चीज़ों का भी पूछा जा सकता है। ठीक है, कोई भी डेटा पूछा जा सकता है। एनसीईआरटी बुक का डेटा अपडेटेड डेटा है, ठीक ठाक डेटा है, उसी को मानते हैं लोग। चलिए, तो आज हम लोग केमिस्ट्री की क्लास फिर से स्टार्ट करना है।